good. Once again, I welcome you all in this class. And so today we are going to have a new topic, that is the evolution. It's very interesting topic. Evolution यानी विकास. Okay? So कोई भी जीव जंतु में या कोई भी चीज़ों में जिसमें हमको डेवलपमेंट दिखता है उसको विकास कहते हैं या उसी को इवोल्यूशन कहते हैं. तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर के आधार पे आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ. आप ये फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक मंकी या एप समान आपको एक पिक्चर दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, एंड स्लोली ग्रेजुअली उसमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, है ना. यहाँ पे जैसे आपको जो पोजीशन दिख रही है, in the second picture you can find little bit different, and third position and so on you can find lot of difference. हर एक पिक्चर में आपको थोड़ा सा अलग अलग किस्म का डिफरेंस दिख रहा है, and till the end you can find some changes are there, some gradual changes you can see, and the development जो इस पिक्चर में लास्ट फाइनल पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, it is not same as that of the earlier picture. So this is called evolution. Evolution is a gradual change occurring in living organism over a long duration. ये जो ग्रेजुअल चेंज यानी बहुत धीमी गति से बहुत स्लो एक ये प्रोसेस है, और ये हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखती है. अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड. ये इतनी धीरे, इतनी कम गति की ये प्रोसेस है, पर ये प्रोसेस में हमको कुछ ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट दिखते हैं. All the stages in the changes occurred in various components ranging from stars and planets in the space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. जैसे स्पेस में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमको स्टार्स और प्लैनेट भी दिखते हैं. तो स्टार्स और प्लैनेट से लेके अर्थ पे बायोस्फीयर, इन सब में होने वाले चेंजेस को हमको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि करना ज़रूरी है. एंड ऑल द स्टेजेस in changes occur in various component like we have component like stars, planets and biosphere में क्या होता है, लाइफ होता है. बायो मीन्स लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो स्टार्स है, स्पेस है, प्लैनेट है एंड बायोस्फीयर है. ये सारे इसमें आने वाले जो चेंजेस है उसको हमको कंसिडर करना ही होगा, एंड दैट ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन. Formation of new species due to changes in specific character of several generations of living organism as a response to natural selection is called evolution. तो यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एक नया स्पीसीज हमको देखने मिलता है, और उसमें क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स, पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हमको वहाँ पे चेंज हुए समान दिखते हैं. जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमने इसके पहले के पिक्चर में देखा है, उनमें अपेंडिक्स करके एक ऑर्गन था, और उनके लिए वो यूजफुल है. ओके, क्योंकि वो उसको कहा जाता है कि दैट इज अ स्टोर हाउस ऑफ द गुड बैक्टीरिया. ओके, विच वॉज वेरी यूजफुल फॉर द डाइजेशन प्रोसेस. जो डाइजेशन प्रोसेसर होता है उसमें वो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, वो उनकी हेल्प डाइजेशन में होती है. पर उस चीज का वही ऑर्गन हमारे भी बॉडी में प्रेजेंट है. आज अपेंडिक्स हर एक लिविंग साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं.
धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जाने पहचाने थे। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यही इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये हैं हमारे काफी दूर के रिश्तेदार। हमारे ये पूर्वज कहलाते हैं पेरोलापिथिकस या पेरोला। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप्स से हुई। पेरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरी पर नहीं जा सकते थे, इसलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने दो पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे। आम धारणा के उलट सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। बाइपेडलिज्म यानी दो पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए, कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू हुए। वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और इसलिए अब ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। ये है एडिपिथिकस रेमिडस। ये है हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज इन्हीं के कारण हमने चांद पर अपना पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये दो पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। दो पैरों पर चलने से अब ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख गया। हमें काटने का हथियार मिल गया जिससे वह हजारों ऐसे काम कर सकता था जो वह पहले नहीं कर पाता था। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और उंगलियों को मजबूती दी जिससे हम और अधिक कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज अब समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी और इन्हें कैलोरी और ज्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लैरिंक्स यानी आवाज की जो नली हमारे पूर्वजों में गले के ऊपर थी वो नीचे आ गई थी। अब हम ज्यादा जटिल आवाजें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। हम यानी होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट खिसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसकी वजह से हम उन चीजों से बचे हुए थे जिसकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले
इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपने चरम पर थी, तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीली टंडा तक पहुंच गया। आइस एज के इतने कठिन दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया, हम ज्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। समुद्र किनारे से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक, हर जगह इंसान थे। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल और आँखों का आकार जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे हमें भविष्य में जाने के लिए ऊर्जा और तकनीक मिली। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित हैं। हमारी जैसा इस धरती पर अब कोई जीव नहीं। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे जाना है, आने वाली चुनौतियों का सामना करना है और खुद। तो ये जो अपेंडिक्स है ये हमारे बॉडी में हर ह्यूमन बीइंग के बॉडी में रहता है। और ये जो अपेंडिक्स है इसका हमको कोई यूज़ नहीं है, जबकि ये हमारे एंसेस्टर में बहुत यूज़फुल था और ये ऑर्गन हमारे में आ गया। बट अभी जो ऑर्गन जिसका कोई यूज़ नहीं रहता है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होते रहता है, डिजेनरेट होता है, उसका डिग्रेडेशन होते रहता है। हो सकता है हमारे बाद में आने वाले लाखों सालों के बाद में ये ऑर्गन का वो ऑर्गेनिज्म में शायद नहीं भी रहेगा। सो दिस इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। बहुत, इसको 1 या 2 साल में नहीं होता है, तो इसको बरसों लाइक 1000 and million years are required to get the changes, and when the changes occur the new species is formed. Okay, hope you have understood here. 3.5 billion years ago life had been non-existent on the earth. 3.5 बिलियन ईयर्स के पहले ये पृथ्वी पे कोई भी लाइफ नहीं था। At the beginning there may have been only simple elements in the ocean on the earth, and simple type of organic and inorganic compound may have been formed from those. अभी जब ये 3.5 अब्जों वर्षों पहले ये पृथ्वी पे, ये धरती पे कोई भी लाइफ एग्जिस्टेंट नहीं था। बट जो पानी है, जो समुद्र है, उसमें कुछ सिंपल एलिमेंट्स थे, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस प्रकार के सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। और फिर वो कुछ एलिमेंट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी पाए गए आफ्टर सर्टेन टाइम। तो क्या हुआ, जैसे जो एलिमेंट्स सिंपल फॉर्म में थे उनका मिक्सिंग होके कुछ कंपाउंड्स तैयार हुए होंगे। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मीथेन है, इथेन है, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे कार्बन नहीं होता है पर कुछ कुछ कंपाउंड्स में कार्बन भी होता है। तो ऐसे कुछ कंपाउंड फॉर्म होने लग गए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड में हैव फॉर्म ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दो सिंपल कंपाउंड। और ये जो सिंपल कंपाउंड्स तैयार हुए थे उसके बाद में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी थोड़ा हायर लेवल के कंपाउंड्स वो क्या होने लग गए, फॉर्म होने लग गए। जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड may have formed over the long period from those simple compound. First primitive type of cell may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compound. और फिर ये जो सिंपल कंपाउंड थे, फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुए, उसके बाद में कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हुए। तो उसी से लेके कुछ प्रिमिटिव टाइप के सेल्स भी तैयार हुए। शुरुआत में एक ही सेल तैयार हुआ होगा, फिर उसका 2 सेल में डिवीजन हुआ, फिर ऐसे करते करते क्या हुआ, लाइफ फॉर्मेशन चालू हो गया। सो दिस इज द लॉन्ग हिस्ट्री और लॉन्ग जर्नी of the life on this earth.
हमने अभी तक देखा कि इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन एक बहुत धीरे और बहुत धीमी गति से होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको इवोल्यूशन या विकास कहा जाता है। और उसको जैसे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, so collective thinking upon all the above mentioned theories implies that evolution is everlasting process of changes. However, it needs proof to prove it. Following are various proof available in support of the theories mentioned above. अभी ये इवोल्यूशन की प्रक्रिया हो रही है, ये किस पे से हम जानेंगे? तो उसके लिए हमारे पास कुछ सबूत होने चाहिए। वी नीड टू हैव सम प्रूफ टू प्रूव इट, है ना। कुछ सबूत चाहिए उसको साबित करने के लिए कि ये इवोल्यूशन की प्रक्रिया हो रही है या हो रही थी करके। एंड दैट इज एन एवर लास्टिंग प्रोसेस। इट इज अ वेरी स्लो बट हमेशा चलने वाली, कभी ना रुकने वाली ऐसी ये प्रोसेस है। सो लेट्स सी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने आके कुछ एविडेंस दिए, कुछ सबूत दिए कि ये प्रोसेस। फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। पहली एविडेंस दिया है, यानी कुछ प्रूफ जो रहता है या सबूत होता है, एविडेंस को सबूत कहा जाता है, तो वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। सेकेंड इज एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस which is the internal organs or internal system of the body. थर्ड इज वेस्टिजियल एविडेंस, जो हमारे बॉडी में कुछ पार्ट्स होते हैं और उसका यूज नहीं होता है, दैट इज द वेस्टिजियल। फोर्थ इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जो फॉसिल्स होते हैं उसके बेसिस पे कुछ एविडेंसेस हमको मिले हैं। एंड फिफ्थ इज द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्टार्ट होता है। जहाँ पे लाइफ स्टार्ट होता है उसी को एम्ब्रियो बोला जाता है। और ये जो लॉजिकल है, लॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो वी विल सी वन बाय वन। फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। आपके पेज नंबर 4 पे ये पिक्चर आपको दिख रहा है। Observe the following image and note the similarities between given animal images and plant images which is given on your page number 4. आप अपना किताब खोल के अपने पेज नंबर 4 पे आप जा सकते हैं और आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, ये एक्टिविटी को आपको करना है। ये एक्टिविटी में आपको क्या दिख रहा है कि इन फर्स्ट पिक्चर ऑफ एनिमल यू कैन सी डॉग, इन सेकेंड यू कैन सी शिप, इन थर्ड यू कैन सी फॉक्स। अभी ये तीनों के अगर आप माउथ का स्ट्रक्चर देखें, मॉर्फोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चर, शेप, पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द बॉडी पार्ट। सो ये जो आपको ये जो माउथ का पार्ट दिख रहा है, ये तीनों एनिमल का, ये हमको सेम टाइप दिख रहा है। उनके अगर नॉस्ट्रिल है, जो नोज का शेप है, उनके नाक का जो आकार है, शेप है, यू कैन सी इट इज सेम। ओके, उनके आंखों का जो पोजीशन है दैट यू कैन सी। उनके ईयर पीना देखो, जो ये ईयर पीना, ये जो कान का ये जो भाग दिख रहा है, इसको ईयर पीना बोलते हैं। सो दे लुक लाइक सेम। ओके, एंड उनके बॉडी पे अगर हम देखते हैं तो बॉडी पे आपको हेयर ई स्ट्रक्चर दिखता है, पूरा बॉडी इज फुल्ली कवर्ड विद द हेयर। सो दिस सेज, यही प्रूव करता है कि आर सीन इन एनिमल वेयर सिमिलरिटीज इन कैरेक्टर्स लाइक। तो ये इनकी क्या है, सिमिलरिटीज है। हमको इनमें एक साम्यता दिख रही है, क्योंकि इनका माउथ स्ट्रक्चर, इनका नोस्ट्रिल्स, इनका ईयर पिना, इनका फर लाइक बॉडी, ये क्या है, इनकी सिमिलरिटीज है। दो ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट, ये एनिमल्स डिफरेंट है, पर इनमें जो सिमिलरिटीज है वो हमको कहीं तो भी एक कॉमन एंसेस्टर थे, एक हमारा जो पूर्वज है ये एक ही था और वहां से अलग अलग विभिन्न स्पीसीज तैयार हुए, ये हमको दर्शाता है इस मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में। सेकेंड थिंग, इन प्लांट ऑल्सो इफ यू सी देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट। यहाँ पे अगर आप प्लांट के लीव्स देखते हैं तो ये लीव्स के जो वेन्स होती है, तो ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं वेनेशन क्या होता है करके। तो ये वेनेशन जैसे पैरेलल है या नेटवर्किंग लाइक रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन है। ये सेकेंड इसमें हम देखते हैं
कि ये जो लीव्स दिख रही है, तीन पिक्चर में तीन लीव्स अलग अलग हमको दिख रही है, तो ये लीफ का शेप कैसा है, वो पॉइंटेड है या उसके वेन्स कैसे है। आपने पहले के क्लास में आपने पढ़ा है कि उसकी वेन्स कैसी होती है लीफ के। एक पैरेलल वेनेशन होता है और एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन यानी सीधी सीधी लाइन टाइप रहता है, जैसे हम ग्रास में या बैम्बू में देखते हैं। एंड रेटिकुलेट वेनेशन जहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क रहते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं एक दूसरे को लाइंस, तो उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। जो स्टेम होती है लीफ की, उसको लीफ पेटियोल कहा जाता है। तो these are the few examples, though they are different kind of plant or different kind of example, but occur in case of plant. These indicate that there are some similarities in those group, and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestor. अभी ये जैसे हमने ये एनिमल में भी देखा, इस प्लांट में भी देखा, सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमको ये जो लीव्स की जो वेनेशन है या उसकी पिटियोल है या उसका शेप है, ये कहीं तो भी हमको ये इंडिकेट करता है, ये प्रूफ करता है कि इनके जो पूर्वज थे या इनके जो एंसेस्टर है वो एक कॉमन है। कहीं तो भी कॉमन सेल से अलग अलग स्पीसीज तैयार हुई है। ओके, सो दिस वी हैव स्टडीड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें शेप, स्ट्रक्चर या पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज स्टडीड एंड विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। नाउ वी विल कम टू द एनाटॉमिकल एविडेंसेस। ये एनाटॉमिकल एविडेंस यानी क्या? ये है हमारे इंटरनल बॉडी के पार्ट्स। नाउ इट इज अगेन गिवन ऑन पेज नंबर 4। आप अपने बुक में देखो। सिमिलरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, कैट्स, foreleg, flipper of whale and patagium of bat. Similarly, use of each of those structure is different in respective animal. However, there is similarity in structure of bones and bony joints in organs of each of those animal. This similarity indicate that those animal may have common ancestor. अभी यहाँ पे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स दिखाए गए। पहला एग्जाम्पल है ह्यूमन का, इंसान का। सेकेंड है कैट, थर्ड है व्हेल एंड फोर्थ है बैट। तो यहाँ पे हम ये सारे स्ट्रक्चर कैसे बने हैं? ये बोन्स से बने हैं। और ये नीचे के साइड में, यहाँ के साइड में हमको क्या दिखता है कि जॉइंट्स है। हालांकि इनके जो फंक्शंस है दैट इज डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। लाइक ह्यूमन हैंड है, ये हाथ का स्ट्रक्चर है। तो ह्यूमन हैंड किस चीज के लिए यूज किया जाता है? कोई चीज को उठाने के लिए, लिखने के लिए, क्लैप करने के लिए, राइट? सो द फंक्शन ऑफ दिस ह्यूमन हैंड इज डिफरेंट। वेयर एज द कैट कैन यूज legs for the jumping or running or walking, so उसका यूज अलग है, बट स्ट्रक्चर हमको कहीं तो भी सिमिलर दिखता है। व्हेल एक उसका जो ये है, ये स्विम करने के लिए हमको उसका यूज दिखता है। बैट अगेन इट इज यूज फॉर द फ्लाइंग पर्पज। सो the structure, internal structure of all the organism is quite similar, but the functions are different. functions इसके जो कार्य है वो कैसे है, वो अलग अलग है, पर उनके जो ये बॉडी पार्ट्स है वो कहीं तो भी जाके हमको सिमिलरिटीज दिखा रहे हैं। उनके जैसे जॉइंट्स है, उनके बोन है, ये क्या क्या दिखा रहे हैं? ये सिमिलरिटी दिखा रहे हैं। और यही ये इंडिकेट कर रहा है कि दीज एनिमल में हैव कॉमन एंसेस्टर। ये जो एनिमल है ये कैसे है? इनके भी कॉमन एंसेस्टर है। यही ये एनाटॉमिकल एविडेंस प्रूव कर रहा है। Here you can see again, again it is the same picture that human, cat, whale and bat has the same bony structure and have the similar type of joint. Okay, so third evidence we got is vestigial organ. So vestigial organ
Degenerated or undeveloped useless organs of organism are called a vestigial organ. ये आपके पेज नंबर 5 पे दिया है, आप अपने बुक खोल के उसमें देखो. So vestigial organ in living organisms, sudden development of new tissue or organs for living is in changing environment is not possible. Appendix, which is useless to human, is useful and fully functional organ in ruminant. Similarly, muscles of ear pinna, which are useless in humans, are useful in monkey for movement of ear pinna. Various vestigial organ like tailbone, coccyx, wisdom teeth and body hair are present in body of human being. Now, vestigial organ means non-functional organ. Non-function means जिसका कोई भी यूज नहीं है या उसका कोई भी कार्य हमारे बॉडी में नहीं है, उसको वेस्टिजियल ऑर्गन और वेस्ट ऑर्गन वी कैन से. ओके, which are present in our body, but they are present in our body. They are useless organ. These vestigial organ, they are non-functional, they are useless, but they are present in our body. So these type of organ like appendix, हमारे बॉडी में क्या है, अपेंडिक्स करके एक ऑर्गन होता है. ये हमारे लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जहाँ पे कनेक्शन होता है बीच में बिल्कुल सेंटर में, वहाँ पे ये अपेंडिक्स एक छोटे से स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होता है. हालांकि ये अपेंडिक्स हमारे बॉडी में कोई भी यूज का नहीं है, बट इट इज फुल्ली यूजफुल फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट. जो लाइक काऊ है, बफेलोज है, उनमें ये क्या है, एक यूजफुल ऑर्गन है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अपेंडिक्स ये एक स्टोर हाउस ऑफ लाइक गुड बैक्टीरिया करके है जो डाइजेशन में काम आता है. ये रूमिनेंट्स लाइक काऊ और बफेलोज होते हैं, उनमें वो बहुत अच्छा फंक्शन करता है, पर हमारे बॉडी में उसका कोई यूज नहीं है. सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पीना, जो हमारे कान के ऊपर के जो मसल्स होते हैं, वो उसका हमको कोई भी यूज नहीं है, बट दे आर यूजफुल फॉर द मंकीज फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पीना. वो अपने कान को हिला सकते हैं, उससे वो सुन सकते हैं, एंड सो इट इज यूजफुल फॉर देम. वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन लाइक टेलबोन, हमारे हर एक के बॉडी में जहाँ पे हमारा सर्वाइकल जिसको मनका कहा जाता है, उसके बिल्कुल नीचे के हिस्से में कोकाक्स करके एक ऑर्गन होता है जहाँ पे 4 बोन्स इकट्ठे आते हैं, उसको टेलबोन भी कहा जाता है. तो वो हमको कोई यूज नहीं है, पर इट वाज यूजफुल इन अवर पहले के जो एंसेस्टर्स है उनके लिए यूजफुल था वो. जैसे हमको विजडम टूथ है, विजडम टीथ जो हमको अक्लदाढ़ करके बोला जाता है, तो वो हमें उसका यूज़ नहीं है, बट कुछ एनिमल्स में उसका बहुत अच्छे से यूज़ है, क्योंकि वो एनिमल जैसे रफ एंड टफ फूड खाते हैं, तो उसको टीयरिंग के लिए वो दांत बहुत यूजफुल के रूप मीन्स यूजफुल होता है. सो दिस टाइप ऑफ vestigial organs are present in our body. So that is the another proof given by the scientists that how the evolution has occurred. So our next evidence for the evolution is paleontological evidence. A question may arise in your mind that which organism existed millions of years ago. How can we tell this now? This secret has been hidden in the earth. Large number of organisms get buried due to disaster like flood, earthquake, volcano, etc. Remnants and impression of such organisms remain preserved underground. These are called as fossils. Study of fossils is an important aspect of study of evolution. It is given on page number 5 and 6. Okay, so paleontological means in simple words, it is the study of fossils. जो एनिमल्स बरसों पहले मीन्स हजारों सालों पहले जो नेचुरल कैलामिटीज या नेचुरल डिजास्टर की वजह से मर गए या डिस्ट्रॉय हो गए, दे गॉट बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ द सॉइल. वो जमीन के अंदर में मिट्टी के अंदर में बिल्कुल नीचे के लेयर में जाके वो दब गए.
and their remnants and the impression of such organism remain preserved. पर उनके जो अवशेष है या उनके शरीर का जो ढांचा है वो क्या हो गया, वहाँ पे जाके प्रिजर्व हो गया, उसके मिट्टी के अंदर में वो दब गया और उस प्रकार से एक ढांचा या उस प्रकार का एक इम्प्रेशन वो सॉइल पे तैयार हुआ और उसी को क्या बोला जाता है, फॉसिल कहा जाता है. नाउ ये अभी ये एनिमल्स थे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे और वो उनका एज क्या है, वो कितने उनकी एज थी और कितने सालों पहले वो थे, वो सारा जानने के लिए एक टेक्निक है और वो टेक्निक का नाम है कार्बन डेटिंग. अब ये कार्बन डेटिंग क्या है वो हम देखते हैं. जैसे कॉस्मिक रे होता है और ये कॉस्मिक रे जब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ में मिक्स होता है, सो देर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन का फॉर्मेशन होता है. और ये जो रेडियो एक्टिव कार्बन इन द फॉर्म ऑफ C14 इट गेट मिक्स विद द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ में मिक्स होता है और जब ये मिक्स होता है तो वहाँ पे क्या तैयार होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है. फिर कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप आफ्टर डेथ. अभी ये इसके पहले की जो प्रोसीजर है, जैसे ये रेडियो एक्टिव कार्बन है तो ये रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट और वो प्लांट को जब वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वो प्लांट को एनिमल्स खाते हैं और उस तरह से ये एक चीज से दूसरे चीज में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. फिर यहाँ पे क्या है, कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप आफ्टर डेथ एंड सिंस देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर्स कंटिन्यूअसली. पर जब तक एनिमल्स या प्लांट्स जिंदा है या दे आर लिविंग, टिल दैट टाइम द कंजम्पशन या उसका यूज कार्बन का एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, करते रहते हैं. पर जैसे ही उनकी डेथ होती है और दे डाई, सिंस देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर्स. फिर उसके बाद में क्या होता है कि C14 की प्रोसीजर चालू हो जाती है कंटिन्यूशन में. In case of dead bodies of plants and animal, instead of remaining constant, the ratio between the C14 and C12 changes continuously. और जैसे जैसे वो उसकी डिकेइंग प्रोसीजर, यानी डिकेइंग मीन्स वो नष्ट होने की जो प्रक्रिया रहती है जैसे जैसे चालू हो जाती है वैसे वैसे ये इनका जो रेशो है C14 और C12 का, ये क्या होता है, ये चेंज होते जाता है. C12 is non-radioactive and the time passed since the death of a plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14. और ये C14 जो है C12 जो है, ये C12 it is a non-radioactive, okay? और उसके बाद में जैसे जैसे ये टाइम निकलते जाता है डेथ के बाद में, वैसे वैसे ये उसका रेडियो एक्टिविटी C14 का क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है. एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करके उसको कैलकुलेट किया जाता है. और जो रेशो है ऑफ C14 एंड C12 वो प्रेजेंट इन देयर बॉडी, जो भी बॉडी अंदर में दबी है उसमें जो पाया गया हुआ परसेंटेज और रेशो जो है C14 और C12 का, उसके बदौलत क्या किया जाता है, उस चीज को, उस ऑर्गेनिज्म का एज को पता करते हैं और इस प्रक्रिया को बोला जाता है कार्बन डेटिंग मेथड. इन पैलेंटोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल एंड मैन्युस्क्रिप्ट. तो जो भी दबे हुए जो इंसान है या एनिमल्स है उसके ऊपर से उसका एज क्या किया जाता है, पता किया जाता है या मालूम किया जाता है. Once the age of the fossil be determined by such technique, it becomes easy to deduce the information about other former organism. It seems that vertebrates have been slowly originated from invertebrate. और जब इस प्रक्रिया से
कार्बन डेटिंग से जब ह्यूमन फॉसिल्स का या मैन्युस्क्रिप्ट का एज जब पता करते हैं और वो जब वहाँ पे सक्सेस मिलता है तो उसके पहले पाए गए वनस्पति या एनिमल्स है उसका भी एज पता कर सकते हैं। और उसपे से पता चलता है कि जो वर्टिब्रेट एनिमल है, वर्टिब्रेट एनिमल मीन्स जिसको रीढ़ की हड्डी होती है वो वर्टिब्रेट एनिमल, और जो जिनको रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसको इनवर्टिब्रेट एनिमल। तो ये उस पे से कंक्लूजन निकलता है, ये निष्कर्ष उस पे से निकलता है कि वर्टिब्रेट हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट। और इसी से पता चलता है कि ये वर्टिब्रेट एनिमल्स भी उनका और इनवर्टिब्रेट एनिमल का कैसे है, द ओरिजिन इज अगेन कॉमन। So this is the paleontological evidence. Here you will see the aves, birds, mammal, reptile, amphibian, species. तो यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग एरा है, अलग अलग टाइम है, एरा मीन्स टाइम है, और यहाँ पे अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स कैसे स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फॉसिल्स उनके कैसे कौन से ग्राउंड लेवल में कौन से एनिमल पाए गए वो। अभी ये जो पैलेंटोलॉजी का एविडेंस जिन्होंने दिया है दैट इज द साइंटिस्ट, दैट साइंटिस्ट इज इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। कार्बन डेटिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन द रेडियोएक्टिव decay of naturally occurring C14 and it is developed by Willard Libby. Willard Libby नाम का एक साइंटिस्ट थे and he has been awarded with Nobel Prize in 1960. उनको ये इन्वेंशन, जब पैलेंटोलॉजी का उन्होंने इन्वेंशन किया उस चीज के लिए उनको नोबेल प्राइज से उनको उनका सत्कार हुआ या उनको वो अवार्ड किया। द एज ऑफ द मटेरियल डिटरमाइंड बाय दिस मेथड आर पब्लिश्ड इन द जर्नल रेडियो कार्बन। और उनको जो भी उन्होंने ये रेडियो एक्टिव कार्बन या कार्बन डेटिंग का जो टेक्निक उन्होंने इन्वेंट किया, सो फॉर दैट पर्पस he got awarded, he has been awarded with a Nobel Prize in 1960. Okay, so now some plants and animals have shown some morphological characters by which they can be related to two different groups, hence they are called as connecting link. For example, in Peripatus, characters like segmented body, thin cuticle and parapodia like organ are present. ये अगर पिक्चर अगर आप देखते हैं राइट साइड में और कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग के नाम में ही हमको पता चलता है कि वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से वो रिलेटेड है। तो हियर इट इज गिवन 3 पिक्चर्स, एक डकबिल पैलिपेटस है, एक लंगफिश है और एक पेरिपैटस है। तो ये तीनों के अगर स्ट्रक्चर देखे गए तो ये इनमें हमको सिमिलरिटी दिखती है। सिमिलरली दिस एनिमल शो ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू ऑर्थोपोड्स। जो ऑर्थोपोड्स होते हैं उनकी सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम ये कैसी है, करीब करीब सेम है। This indicate that peripatus is connecting link between the annelida and orthopoda. So जो annelida है और जो orthopoda है उनमें कनेक्टिंग लिंक है, कैसे, उनकी सर्कुलेटरी सिस्टम और उनका ट्रकियल रेस्पिरेशन के थ्रू वो सिमिलर दिखते हैं। सिमिलरली डक बिल्ड पैलिपेटस platypus lay eggs like reptiles but show relationship with mammals due to presence of mammary glands and hairs. Such fish perform respiration with lung irrespective of being fish. This example indicate that mammals are evolved from reptiles and amphibian from fishes. तो यहाँ पे भी ये अलग अलग किस्म के अलग अलग ग्रुप के स्पीसीज है, अलग अलग ग्रुप में ये पाए जाते हैं, बट इनका ओरिजिन अगेन इट इज कॉमन. सो दैट इज शोन बाय दिस एविडेंस. Now, the another evidence which we are going to see today is embryological evidence. Embryology means जहाँ पे
लाइफ स्टार्ट होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे लाइफ स्टार्ट होता है वो होता है एम्ब्रियो से, और वो एम्ब्रियो की स्टडी को बोला जाता है लॉजी, मीन्स एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी. सो the study of embryo is called embryology. Embryo is early developing part of a life. We call it as embryo. जहाँ पे लाइफ एकदम स्टार्ट होता है, वो एक नया एक वहाँ पे लाइफ का जो ऑर्गन तैयार होता है या लाइफ जहाँ पे स्टार्ट होती है उसको एम्ब्रियो कहा जाता है. और एम्ब्रियो इज अर्ली डेवलपिंग पार्ट ऑफ लाइफ, वी कॉल इट एज एम्ब्रियो. देन evidences which are related to embryo and study of it is called embryological evidences. Embryological evidences comparative study of embryonic development stages of various vertebrate given in the picture shows that all the embryos show extreme similarities during initial stages, and those similarities decrease um, gradually. Similarities in initial stage indicate that common origin of all these animals. अभी हम यहाँ पे 6 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो दिखाए गए. पहला है फिश, सेकेंड इज सैलामेंडर, थर्ड है टॉर्टॉइज, फोर्थ है चिकन, रैबिट एंड मैन. सो अगर हम ये इनिशियल स्टेज है ना, एकदम शुरुआत की अगर स्टेज देखते हैं जहाँ पे एकदम लाइफ शुरुआत होती है, तो यहाँ पे हमको एम्ब्रियो बिल्कुल एक समान दिख रहे हैं. ओके. और जैसे जैसे उनकी ग्रोथ हो रही है, उनमें डेवलपमेंट हो रहे हैं, वैसे वैसे वो ऑर्गेनिज्म अलग अलग किस्म का हमको दिखने मिलता है. बट इनिशियल अगर हम देखते हैं, इनिशियल स्टेज एकदम शुरुआत का स्टेज अगर देखते हैं, तो वो एकदम सेम टाइप दिखते हैं. तो अगेन इट शोज दैट द ओरिजिन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म इज कॉमन. होप यू हैव अंडरस्टूड हियर. It is given on page number 7. Now, introduction to scientist Charles Robert Darwin. This English biologist proposed the theory of evolution. He showed that all the species of living organisms have been gradually evolved over the period of thousands of years from common ancestor. He proposed that principle of natural selection is responsible for this इवोल्यूशन. ये साइंटिस्ट जिनका नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिन्होंने 1809 से 1882 तक ये इस अर्थ पे थे, एंड ही इज एन इंग्लिश बायोलॉजिस्ट, प्रपोज दिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. उन्होंने ही ये इवोल्यूशन की थ्योरी की खोज की है, और उन्होंने अलग अलग सबूतों के साथ में इवोल्यूशन ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसमें हजारों साल लग जाते हैं, और उन्होंने अपने इस थ्योरी के द्वारा उन्होंने ये शो किया है कि हमारे एंसेस्टर कैसे है, कॉमन एंसेस्टर है. और यही उन्होंने अलग अलग थ्योरीज के थ्रू हमको हमारे सामने में ये सिद्धांत पेश किया है, या ये एक थ्योरी दुनिया के सामने उन्होंने लाई है कि इवोल्यूशन इज अ process which is a gradual process. It takes thousands of years to complete, and we all have common ancestor. 6 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया. धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया. पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया. डायनासोर्स का काल खत्म हो गया. डायनासोर्स का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया. ये प्रजाति थी मैमल्स की. मैमल्स यानी स्तनधारी जीव. इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था. अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे, और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया. इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी. सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे, और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे, उनमें एडाप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी. इयोसीन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई. इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी.
इसी काल में प्राइमेट्स के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण एवोल्यूशन हुआ। इनकी स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरमेन मैग्नम कहते हैं, वह स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहाँ आज हम भारतीय रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीप के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। यह वही पर्वतमाला है जिसे आज हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। यह वही नदियां हैं जिससे आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मुहैया होता है। ओलिगोसीन एपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे, और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका। So students, whatever we have learned in previous topics, on that basis you have to answer the following questions. The first question is, which component of the cellular nucleus of living organism carries hereditary character? Second, what do we call to the process of transfer of physical and mental characters from parents to the progeny? Question number 3, which are the components of the DNA molecule? Sketch and explain the structure of DNA and various types of RNA. Question number 4, explain the meaning of genetic disorders and give names of some disorders. Question number 5, what is the function of the appendix of our digestive system? Question number 6, are our wisdom teeth really useful chewing the food? Question number 7, why did the huge animal like dinosaur become extinct? Why? 8, why are many species of animals and birds getting extinct? 9th, which are the different organs in body of organism? And last question, is each of the organs useful to organism? Thank you. Have a good one. Stay safe, stay connected. If you have any type of question, queries or doubt, please comment in my comment box, and hope you have understood. If you need any help, please comment it. Thank you.